गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियो में मैंने एक महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में बताया है कि किसी भी व्यक्ति को जब किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के आधारों की यानी ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्रवीर पुरकायस्थ जो जर्नलिस्ट थे उनके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गिरफ्तारी को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि गिरफ्तारी के ग्राउंड्स की इंफॉर्मेशन रिटन में उसको नहीं दी थी। उस मामले में भी मैंने वीडियो बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और मामला आया गिरफ्तारी के आधारों को लेकर के, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी। साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक धारा थी सेक्शन 50, जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देनी पड़ेगी। अब सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस लागू है, तो सेक्शन 50 की जगह जो बीएनएसएस की धारा है वो धारा 47 है। मैं यहीं पर यह भी आपको बताता चलूं कि सीआरपीसी में एक सेक्शन था 41B, जिसके तहत अरेस्ट मेमो बनाया जाता था। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की ड्यूटीज क्या होती है उसके बारे में सेक्शन 41B सीआरपीसी में बताया गया था। 41B के स्थान पर जो बीएनएसएस की धारा है वो सेक्शन 36 है। तो अरेस्ट मेमो क्या होता है और 41B क्या कहती है, इस संबंध में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। इन सारी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी हाल ही में अरेस्ट को लेकर के एक और महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट के संबंध में भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून की इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इस मामले में क्या था और फाइनली अरेस्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई और किस तरीके का फैसला दिया गया। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। अरेस्ट वारंट जब जारी हुआ तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली गई पुलिस। तो उसके परिजनों ने हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दाखिल की और अपील दाखिल करते हुए यह कहा कि जो गिरफ्तारी है ये पूरी अवैध है और पूरी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की कार्रवाई को, चूंकि वहां से कोई फायदा नहीं मिला, पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन दी गई कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं दी गई, ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। तो आप समझिए कि गिरफ्तारी में यहां पर फर्क क्या है। एक तो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध दर्ज होता है और उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है और आयोग को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी की जरूरत है। अगर 7 साल से कम है और आयोग को लगता है तो भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 7 साल से ज्यादा के मामले में अमूमन गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो एक तो उस सूरत में गिरफ्तारी होती है जब कोई व्यक्ति वांटेड होता है, उसके अगेंस्ट कोई अभियोग पंजीकृत होता है, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस पाए जाते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस गया या कोर्ट में केस नहीं गया, मामला 7 साल से कम का है, फिर भी आयोग को लगता है गिरफ्तारी होनी है तो आयोग कोर्ट से अरेस्ट वारंट ले लेता है, या चार्जशीट पहुंच गई, व्यक्ति हाजिर नहीं होता, बेल नहीं कराता तो उसके खिलाफ पहले बेलेबल वारंट होता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट होता है। तो दूसरी गिरफ्तारी हो जाती है जब कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। यही दोनों इशू सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किए गए। तो अब डिटेल में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की बातें कही। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस का हवाला दिया गया, बिहान कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, 2025 का ही ये मामला था। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है और इस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता केवल तब उत्पन्न होती है जब वारंट रहित गिरफ्तारी होती है, ना कि तब जब वारंट पर गिरफ्तारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने वारंट जारी किया है और वारंट जारी करने पर गिरफ्तारी हो रही है तो फिर आधारों की, ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट की
किसी तरीके की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधारों को अलग से बताने की बाध्यता नहीं होती, क्योंकि वारंट ही गिरफ्तारी के लिए आधार बनता है। वारंट इटसेल्फ ए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जिससे अनुच्छेद के 22(1) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 22(1) फंडामेंटल राइट है के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को दिया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा, यदि किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारणों का आधार वारंट ही होता है। यदि वारंट उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो इस आवश्यकता का यह पर्याप्त अनुपालन है कि उसे गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दे दी गई है। अगर वारंट को पढ़ के जोर से सुना दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी गई, क्योंकि वारंट अपने आप में गिरफ्तारी का आधार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो यह गिरफ्तारी के आधारों की न्यायिक जांच की अपेक्षा करता है, क्योंकि इसमें आरोपित अपराध गिरफ्तारी का कारण जैसे मुकदमे से बचना, साक्ष्य गवाहों को धमकी देना, आरोपी की पहचान के बारे में ये सारे विवरण शामिल होते हैं। इसलिए अलग से आधार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से कोर्ट ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही कि जहां पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और गिरफ्तारी वारंट के कंप्लायंस में गिरफ्तारी की जाती है तो वहां पर आर्टिकल 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधारों की अलग से बचाने की आवश्यकता नहीं होती। और इन तमाम बातों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की गाइडलाइंस इशू की। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को तो खारिज कर दिया। यह जो केस था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मैं केस का टाइटल आपके सामने पढ़ देता हूं। यह केस था कासिर रेड्डी, उपेंद्र रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और अभी हाल ही में इस पे फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को आधार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता औपचारिकता नहीं बल्कि अनिवार्य संवैधानिक शर्त है। आप समझ लीजिए कि अगर वारंट पे गिरफ्तारी नहीं है तब ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट को बताना दिस इज ए कंपल्सरी मैंडेटरी प्रोविजन, कंडीशन नहीं है, औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी है। दूसरी बात कही, एक बार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो अनुच्छेद 21 के तहत उसकी स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, व्यक्तिगत जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो यह अधिकार खत्म हो जाता है। जब ऐसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बात कही, गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने का तरीका सार्थक होना चाहिए ताकि अनुच्छेद 22(1) में निहित वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सके। चौथी बात कही, गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं दी जाती तो अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए और जबरदस्त गाइडलाइंस इशू की। पांचवी बात कही, गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने की आवश्यकता का पालन ना करने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। एक बार गिरफ्तारी अगर अमान्य घोषित हो गई तो फिर गिरफ्तार व्यक्ति एक सेकेंड के लिए भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कितनी महत्वपूर्ण अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई। छठवीं बात कहेगी कि यदि पुलिस केवल डायरी प्रविष्टि के आधार पर गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी साबित करना चाहती है तो डायरी प्रविष्टि या किसी अन्य दस्तावेज में गिरफ्तारी के उन आधारों को शामिल करना आवश्यक है। गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने से पहले उनका अस्तित्व होना चाहिए। अगली बात कही, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय के समक्ष दलील देता है कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं दी गई तो अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन को साबित करने का भार पुलिस अधिकारी पर होता है। अगर अभियुक्त कोर्ट में कहता है कि हमें ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट नहीं बताए गए तो ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट बताए गए ये साबित करने का जो बर्डन है वो पुलिस पर होगा। आखिरी बात कही, 8 गाइडलाइंस इशू की। आखिरी गाइडलाइन से गिरफ्तारी के आधार न केवल गिरफ्तार व्यक्ति के बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी बताए जाने चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति की जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जा सके ताकि अनुच्छेद 22(1) का आदेश सार्थक और प्रभावी हो सके।
ऐसा ना करने पर ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इशू की गई। तो हमने दो बातें देखी इस एपिसोड में। पहली बात तो ये कि गिरफ्तारी के आधारों को कब बताना चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी के संबंध में जो 8 गाइडलाइंस जारी की सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या थी। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।